नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड और मैं हूं आशीष तिवारी। उत्तराखंड की सियासत में पिछले कुछ दिनों में बड़ी तेजी से कुछ ऐसी खबरें सामने आई जिसने सबको हैरान कर दिया। इसमें सबसे अहम खबर यह थी कि कांग्रेस के कुछ बहुत पुराने नेताओं ने, जो लगभग 3-4 दशकों से कांग्रेस के साथ जुड़े हुए थे, उन्होंने कांग्रेस का साथ छोड़ दिया। और ऐसे ही एक नेता जिन्होंने कांग्रेस का साथ छोड़ा है, मथुरादत्त जोशी जी, जो संगठन में, कांग्रेस के संगठन में दूसरे सबसे बड़े प्रभावी शख्स के तौर पर देखे जाते थे, उन्होंने संगठन का साथ छोड़ दिया और भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। आखिर क्या वजह रही होगी, क्यों ये कदम उठाया, ये समझना जरूरी है। तो आज हमारे साथ मथुरादत्त जी खुद मौजूद हैं हमारे स्टूडियो में। बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद जोशी जी हमारे स्टूडियो में। आपको लेकर चर्चाएं पिछले कुछ दिनों में सियासत में बहुत ज्यादा हो रही हैं। समझना चाहते हैं हम लोग भी, क्योंकि मैं खुद भी कांग्रेस की बीट को लगभग 10-12 सालों से कवर करता रहा हूं। और आपको जब भी हमने देखा है, आप एक सुपर पावर की तरह कांग्रेस भवन में रहा करते थे और जब भी जाइए तो आपका चेहरा दिखता था हम लोगों को, और किसी भी मसले पर आपसे हम बाइट कर सकते थे, आपसे वक्तव्य ले सकते थे। लेकिन सवाल ये सबसे बड़ा, पूरे उत्तराखंड की राजनीति में जो लोग इंटरेस्ट रखते हैं, कांग्रेस की राजनीति में इंटरेस्ट रखते हैं, वो ये जानना चाह रहे हैं कि लगभग 4 दशकों का समय कांग्रेस के साथ बिताने वाला शख्स आखिर बीजेपी में क्यों चला गया। देखिए तिवारी जी, सबसे बड़ी बात तो यह है कि मैंने लगभग 48 साल कांग्रेस पार्टी की सेवा की और अनवरत रूप से की, निरंतर की। उसमें कहीं कोई रुकावट नहीं, चाहे मैं उत्तर प्रदेश में रहा हूँ और चाहे मैंने उत्तराखंड में मैंने काम किया हो। भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन कांग्रेस का छात्र संगठन है, एक स्टूडेंट विंग है। 1986 में मैं उत्तर प्रदेश में उसमें महामंत्री हो गया था। उसके बाद मैं उपाध्यक्ष रहा, उसके बाद यूथ कांग्रेस में महामंत्री रहा, यूथ कांग्रेस में उपाध्यक्ष रहा। 91 में पिथौरागढ़ जनपद के मुनाकोट ब्लॉक से मैं उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का निर्वाचित मेंबर रहा। आप देख लीजिए कि मेरी सीनियरिटी कहाँ से है। तब मैं मेंबर हो गया था, निर्वाचित। नरसिम्हा राव जी ने संगठन के चुनाव कराए थे, अब मैं तब वहाँ मेंबर बन के आया था। उससे लगातार आज भी मुनाकोट से मैं हूँ, था मैं भी। तो इतनी सेवा के उपरांत भी मैं समझता हूँ कि कांग्रेस पार्टी में मेरी सेवा में कोई कमी रह गई होगी। और जहाँ तक ये बार बार ये कहा जा रहा है कि टिकट, अबे टिकट तो एक ही को मिलेगा, 2-4 को तो नहीं मिल सकते हैं ना, एक ही टिकट मिलेगा। मैंने 2-3 चुनाव में बहुत ही नज़दीकी से काम किया। 70 हम एमएलए के टिकट देते हैं और 1000 और 800 से ऊपर ही नाम अप्लीकेंट होते हैं, फिर छांटते हैं, 3-3 का पैनल बनाते हैं, 210 में उसको लाते हैं। फिर 210 के बाद उसको लाने के बाद फिर उसमें स्क्रीनिंग होती है तो एक में आ जाता है और हमारा 70 में हम लोग फाइनल करते हैं। तो टिकट इतना महत्वपूर्ण नहीं था। जो कांग्रेस के इन 5-6 बड़े नेता उत्तराखंड के हैं, जो इन्होंने मेरे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई है, वो सबसे बड़ी वजह थी कांग्रेस छोड़ने की। आदमी देखिए, सारे आप जानते हैं, उनमें क्या, सभी आपके सामने चर्चित नाम हैं जो इस प्रदेश की राजनीति को होल्ड करते हैं, डोमिनेट करते हैं कांग्रेस की राजनीति को। ये सारे नाम हैं, उनके आप नाम क्या दूं मैं, क्योंकि मैं तो दूसरी पार्टी में चला गया, मेरी वो पुरानी पार्टी हो गई है। लेकिन आत्मसम्मान को कम से कम कुछ नहीं करते हो तो आत्मसम्मान तो मत हमारा गिराओ। हम आपके यहाँ काम कर रहे हैं, आप ही ने देखा, आपने कहा कि 12-14 साल से तो आप ही देख रहे हैं, हम सुबह 9 बजे आते हैं, रात के 9 बजे ही घर जाते हैं। अमूमन आपने देखा होगा 9 से ज़्यादा भी हो जाता है। और इस दौरान तो मैं ही कर रहा था, सारा काम कर रहा था। लास्ट में आपने मुझे ही कह दिया साहब, मेरे ही उसमें विवाद कर दिया, आपने दिल्ली भेज दिया मेरा नगर निगम टिकट वाला। आपने कहा नंबर 1 में मेरा नाम होने के बाद नंबर 2 वाले को आपने टिक करा दिया। भाई कौन लोग थे टिक कराने वाले, जब न
होता तो ये कि नंबर 1 को मिलता है ना पहले तो टिकट, फिर नंबर 2 वाले को मिल गया। तो उसके बाद भी मैंने पार्टी के नेताओं को मैसेज किया। मैसेज करने के बाद भी कुछ लोगों के फ़ोन आए, कुछ के नहीं आए। तो मैंने अंततोगत्वा ये समझा कि भाई पार्टी की सेवा में कोई कमी रह गई, अब ये कुछ देने वाले नहीं हैं। इन्होंने मेरा बेहतरीन, मेरी जो समय था जीवन का, कालखंड का, वो उपयोग किया। नौजवानी मैंने पार्टी में दे दी, अधेड़ उम्र मैंने पार्टी में दे दी। आज मैं बुढ़ापे की दहलीज में हूँ, 64वां साल मुझे चल रहा है। क्या मेरा इतना हक भी नहीं था पार्टी में कि एक टिकट मुझे दिया जाए या मुझे लड़ाया जाए? पहले तो स्वयं कहना चाहिए था कि भाई ये व्यक्ति इतने साल से काम कर रहा है, एक बार जरा इसको मौका दे देते हैं, लड़ा देते, मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। इससे इन बातों से यही लग रहा है मथुरा जी कि सिर्फ टिकट ही वो मसला था जिससे आप नाराज हो गए। नहीं नहीं, कोई टिकट मसला नहीं था। मैंने कहा ना, आत्मसम्मान, आप मेरे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाओगे तो मैं क्यों रहूं आपके साथ? किस लिए रहूं मैं आपके साथ? आप बताइए ना, ये आप ही ने कहा ना, आप ही बांट रहे थे और आप ही को नहीं मिला। बिल्कुल, मतलब सारे टिकट आपके ये साइन से जारी हो रहे हैं। कितना बड़ा ह्यूमिलेशन है, आप बताइए ना, कितना बड़ा अपमान है। कौन व्यक्ति रहेगा बताइए, जो व्यक्ति काम कर रहा हो, जो व्यक्ति लगातार आपके 18-18 घंटे काम कर रहा हो। इसी दौरान हम माननीय अध्यक्ष जी जानते हैं, उन्होंने 3-3 बजे मुझे घर पर छोड़ा है। हम 3-3 बजे तक पीसीसी में बैठ के काम कर रहे थे। तो उसके बाद भी आप अगर मेरे आत्मसम्मान की रक्षा ही नहीं करोगे तो मैं क्यों करूँगा? खैर, मैं इन सब बातों में नहीं जाना चाहता। अब तो नई पारी है, नई पार्टी है, नया परिवेश बदल गया, सब कुछ बदल गया। अब तो कोशिश यह है कि मैं पूरी शिद्दत से, जिस शिद्दत से मैंने कांग्रेस में काम किया, जीवन के जो अंतिम वर्ष है, मेरे अंतिम पड़ाव में हूँ मैं, मेरी कोशिश रहेगी मैं भारतीय जनता पार्टी में कुछ अच्छा करके दिखाऊं, नया करके दिखाऊं, और ताकि अंतिम समय में मुझको भी आत्मसंतुष्टि हो जाए कि ठीक है, नहीं न देने वालों को मुबारक है, उनको धन्यवाद है सबको। अभी तो आपका लंबा राजनीतिक करियर हम उम्मीद करेंगे कि बचा हुआ है, लेकिन आपने 5 नेताओं का नाम लिया कांग्रेस के, उसमें मुझे लगता है कि सबसे पहले नंबर पर हरीश रावत को हम लोग रख सकते हैं। अब आप रखिए, मैं उनके लिए क्या कहूँ, बड़े भाई हैं हमारे। हमने तो 89 से बयान भी दिया था 89 जब आप नाराज हुए थे इधर बीच, तो आपने बोला भी कि आप हरीश रावत से पूछे टिकट क्यों कट गया। हाँ, वो मैंने कहा भी था, आज भी कह रहा हूँ मैं ये बात, आपकी बात को। अब क्या नाराज होता हूँ, टिकट कटने वाले ने काट दिया। मैंने कहा ना, टिकट कटना बड़ी बात नहीं है। इतने साल काम करने के बाद जब पार्टी के इन बड़े नेताओं ने हमको इस लायक नहीं समझा, तो आप ही निर्णय करिए ना, मैं इनके साथ क्यों रहूं, फिर किस लिए रहूं, ये बताओ। ये जो आपका चूंकि जो पॉलिटिशियंस होते हैं उनका एक तरीका ये होता है कि वो हर पार्टी के लिए एक सेफ पैसेज बना कर रखते हैं। तो आप अगर बड़े नेताओं के बारे में खुलकर नहीं बात करना चाह रहे हैं, हो सकता है कि शायद वो आपकी स्ट्रेटेजी हो कि आप कांग्रेस के बड़े नेताओं को आप खुलकर ब्लेम नहीं कर पा रहे हो आपके सेफ पैसेज के लिए। लेकिन मुझे जो लगता है, क्योंकि पिछले कुछ वक्त में हरीश रावत या फिर आप जैसा कह रहे हैं कि यशपाल आर्या या फिर कुछ और नेता भी हो सकते हैं जो टिकट बंटवारे में बहुत अहम भूमिका निभा रहे थे। एक बात है तिवारी जी, 15 साल से आप मुझे कवर कर रहे हैं। मैं कांग्रेस में, आप ये समझे कि प्रेस भी मैंने देखी, प्रशासन भी मैंने देखा। अब आप बताइए, मैं 2014 में मुख्य प्रवक्ता बना था, 21 तक मुख्य प्रवक्ता रहा मैं लगातार। बीच का थोड़ा सा कालखंड 1 आध साल में मध्य प्रदेश चला गया था, तो मैं कम रहा हूँगा। मैं महामंत्री संगठन रहा। आप बताओ, कुछ तो मुझ पर कुव्वत होगी ना, कुछ तो मैं काम करने की शक्ति होगी ना, कुछ तो मैंने ईमानदारी से काम किया होगा, नहीं तो की पोस्ट मुझे दी क्यों थी। और मैं कभी विवादित नहीं रहा, आपको पता, मैंने किसी नेता पे कभी ब्लेम नहीं लगाया। मैं आज जो नेताओं पर कोई ब्लेम नहीं लगा रहा हूँ, मैं अपने भाग्य में ब्लेम लगा रहा हूँ, मैं इनको कोई ब्लेम नहीं कर रहा हूँ। मेरा इनको आशीर्वाद है, छोटे नेताओं को, जो मेरी से उम्र में छोटे हैं, जो मेरे से बड़े हैं, उनके लिए दुआएं हैं, उनके लिए दुआएं हैं, उनके लिए शुभकामनाएं हैं। वो फलें फूलें। वो 27 में मैंने कहा ना, 27 में मुख्यमंत्री बने, 32 में भी मुख्यमंत्री बने। लेकिन एक बड़ा सवाल इस बात का है जो आपने पूछा नहीं, आप उसको मैं समझता हूँ कि आपका
आकलन कर पाए कि नहीं कर पाए। जब हम जैसे नेता, नेता भी नहीं कहूँगा, नेता होता तो मुझे तो टिकट मिलता ही मिलता, मेरे जैसा कार्यकर्ता पार्टी को अलविदा कह रहा है, तो कहीं न कहीं तो कांग्रेस में कुछ न कुछ खोट तो होगा ना, कुछ न कुछ इन नेताओं की कमी होगी, या ये नेता ओवर कॉन्फिडेंस में है कि भाई ऐसे कार्यकर्ता तो हमको मिल ही जाएंगे। मुझे सह प्रभारी जी का फ़ोन आया कि आप नींव के पत्थर हैं। मैंने कहा बिल्कुल नींव का पत्थर हूँ, लेकिन मैंने कहा सह प्रभारी जी, आपके इस उत्तराखंड के नेता नींव के पत्थरों को सब्बल से खोद खोद के और घन से तोड़ तोड़ के, घन से मार मार के, पीट पीट के, उखेड़ के बाहर फेंकने में लगे हुए हैं, तो आपकी पार्टी नहीं पनप पाएगी इस प्रदेश में। हूँ नींव का पत्थर बिल्कुल। मैंने कहा ना कि मैंने तो इंदिरा जी का कार्यकाल देखा। हरीश रावत जी 80 में एमपी होते थे, बता देना मैं 80 से एक्टिव हूँ कि नहीं हूँ पॉलिटिक्स में। 78 में जेल गया हूँ मैं भी। आदरणीय गुलाब सिंह जी हमारे अध्यक्ष होते थे, एक सुल्तान सिंह जी महामंत्री होते थे हमारे देहरादून के, मैं देहरादून में की हूँ। लेकिन ये मथुरा जी, ये सारी बातें आपको निकाय चुनाव में टिकट न मिलने के बाद ही क्यों आई सामने? आपका ये दर्द क्यों उभरा? दर्द मैंने इसलिए कहा ना, देखिए दर्द तो कभी उभर गया था, लेकिन मैं सोचता था कि पार्टी कभी न कभी मेरा ध्यान रखेंगे, मेरे बारे में सोचेगी, मुझे लेबर की तरह काम ही नहीं लेगी, कभी मुझे भी नवाजेगी। आप जरा सबके बायोडाटा देख लीजिएगा और मेरा भी देख लीजिएगा, जो आज बड़े बड़े पदों से रिटायर हो गए हैं, इनके भी बायोडाटा देख लीजिएगा और मेरा भी देख लीजिएगा, मैं कब से काम कर रहा हूँ और किस अध्यक्ष के साथ मैंने काम नहीं किया। पहली बार हरीश रावत जी अध्यक्ष बने, 8 प्रवक्ताओं की लिस्ट निकाली थी, उसमें मैं भी था। सुरेंद्र अग्रवाल जी थे, प्रताप बिष्ट जी थे, दिनेश कुंजवाल थे, मैं भी था, दिनेश धनई था। 8 लोगों की लिस्ट थी, उसमें एक मैं भी था। बताइए मैंने नहीं किया होगा काम इनके साथ। उसके बाद इन्हीं ने, हरीश रावत जी ने मुझे उप मुख्य प्रवक्ता बनाया, 4 लोगों को बनाया, 2 गढ़वाल 2 कुमाऊं से, मैं भी था। अगर मेरे पे नहीं थी कुब्बत तो क्यों बनाया, फिर मैं इस लायक नहीं था। तो 2002 में टिकट मांगा पिथौरागढ़ से, तब नहीं दिया आपने मुझे। 2007 मांगा, आपने मुझे नहीं दिया। 2012 मांगा, मुझे नहीं दिया। 2017 मांगा, मुझे नहीं दिया आपने। आप तो सब सारे लोग पावरफुल थे। 22 मांगा तो 22 में चलो मेरे से कहा कि कोई काम करने वाला नहीं है, आप यहाँ संभाल दीजिए। तत्कालीन प्रभारी जी ने भी कहा, तत्कालीन माननीय अध्यक्ष जी ने भी कहा कि भाई, मैंने कहा ठीक है संभालता हूँ। उन्होंने कहा सरकार आ गई तो निश्चित रूप से हम आपको ठीक ठाक जगह ले आएंगे, और मेरे से बड़ा कमिटमेंट भी किया था। क्या पता मेरे ही भाग्य से सरकार ना आई हो, मेरा ही भाग्य खराब होगा। मैं देखिए दिल में कुछ चीजें हैं, हम किसके आगे रोते बताइए आप। ये माई बाप है कांग्रेस के 5 के 5 नेता, सर्वोच्च नेतृत्व है ही। 5 पांडव हैं कहते हैं, कई बार कहा हरीश रावत जी ने, 5 लोग तय करते हैं टिकटों के बारे में। राय मशवरा करते हो आप, जब पैनल में मुझे स्वीकार कर रहे हो, मैं पैनल में। अब ये चीज़ें मैंने कहा ना, इसमें बात करके कोई फायदा नहीं पड़ने जी। अब तो हम बात करें कि भाई उत्तराखंड के लिए कैसे सोचेंगे, कैसे भाजपा के लिए सोचेंगे, कैसे हम भाजपा को आगे बढ़ाएं, कैसे हम काम करें। देखिए ये अब तो ये तो मेरे लिए अतीत हो गया, बीता हुआ कल हो गया। नहीं, अभी तो जो भावनाएं हैं वो तो थोड़ी बहुत आपकी जाहिर सी बात है कि अभी याद होगी आपको। नहीं, बहुत लंबा वक्त बीत जाता तो शायद हम भी नहीं पूछते आपसे कांग्रेस के बारे में। याद नहीं होगी, ये मरने तक याद रहेगी। जिस पार्टी में मैंने अपना बेहतरीन समय दिया हो, उस पार्टी ने मेरे को धकिया के बाहर निकाला, लात मार के बाहर निकाला और मेरा अपमान करके, मुझे अपमानित करके बाहर निकाला। ये जीवन भर, ये मरने तक याद रहेगी ये बात। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है कि मथुरा दत्त जोशी ने पार्टी छोड़ी है। ये कोई ऐसे ही नहीं छोड़ी होगी, कोई न कोई ऐसा दिल में ऐसी चोट तो मेरे मन में पहुंचाई गई जिससे मुझे व्यथित होकर बहुत भारी मन से 48 साल यहाँ होता है जीवन का। मैंने आप बताइए कि मैंने कोई खनन का काम कभी नहीं किया, मैं शराब व्यवसायी कभी नहीं रहा, मैंने कोई कारोबार नहीं किया। कोई कह दे किसी ने मुझे ऑब्लाइज किया हो, किसी भी बड़े नेता से मैंने कोई बड़ा फायदा उठाया हो, कह दे, कोई भी कह दे।
कोई लाइसेंस नहीं लिया किसी बात का। मेरे परिवार के लोग ठेकेदारी करते थे, मैंने वकालत की। मैंने वकालत और हल्की बुल्की ठेकेदारी करके परिवार के साथ लग के अपना काम किया। मेरे बच्चों की पढ़ाई में कोई योगदान हो किसी का? एक लड़का मेरा असिस्टेंट प्रोफेसर है, उसने पीएचडी की सिविल डिपार्टमेंट से। दूसरा मेरा डॉक्टर है। बता दे जरा किसी का योगदान रहा हो। मैं जिला पंचायत लड़ा, मुझे अधिकृत नहीं किया, बताइए। मेरी पत्नी जिला पंचायत लड़ती है, आप अधिकृत करते हो, हम निर्दलीय जीत के आते हैं। मैंने तब भी कहा, आपने 2019 में जब मयूख महर जो पिथौरागढ़ के आज के विधायक हैं, इन्होंने मना कर दिया मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, मैंने इन सारे नेताओं का मैं चुनाव लड़ने को तैयार हूं, मुझे टिकट दे दीजिए। अगर ये जो झूठ बोल रहे हैं, मैंने मना किया, जरा निकाल के दूं। कुछ लोगों ने फेसबुक, जिनको अल्प ज्ञान है, जिनको जानकारी नहीं है पार्टी के बारे में, जरा उस समय की आप अखबारों की कतरने निकालिए। उस समय की मेरी बाइट जो चली है, सारे चैनलों में चली है, उनको निकालिए। मैंने कहा मैं लड़ने को तैयार हूं। ये कहाँ से ले आए भाई? उनका बायोडाटा देख लो, अब मेरा बायोडाटा। भाई एक बार अपमान करोगे चलो ठीक है, बार बार अपमान कर रहे हो। मेरी धर्मपत्नी प्रीतम सिंह जी से मिलने गई, स्वयं गई। जब उसने कहा आपके बस का कुछ नहीं, मैं जाती हूँ जी, क्यों नहीं दे रहे हमको टिकट ये? मैंने कहा ना भैया मुझे तो नहीं लग रहा है हालिया दौर में अभी। मैंने कहा जी मुझे नहीं लग रहा, तुम लोग छोड़ो ये टिकट। उन्होंने कहा क्यों छोड़ो जी, लड़ेंगे हम तो, हमारा भी तो हक बनता है पार्टी में, कब कहेंगे नहीं कहेंगे। मैंने ठीक है आप भी जाइए, चलिए कहिए, पूछ लीजिएगा इन नेताओं से गए कि नहीं गए इनके घरों में। उसके बाद करण मेहरा जी से मिले। मेरे बच्चे, पत्नी और 2 लड़के वयस्क के हैं, दोनों के दोनों। मेरी पत्नी पढ़ी लिखी है। और उसके बाद आप हरीश रावत के घर गए। हरीश रावत हाथ खड़े कर देते हैं कि साहब, कहते हैं हाँ मेरे बस का तो नहीं है, मेरे बस का तो नहीं है, मेरे बस में कुछ नहीं है। आप गए हरीश रावत? मैं नहीं गया, मेरे बच्चे गए। मेरी धर्मपत्नी गई मेरे। उसके बाद यशपाल आर्य जी के पास। यशपाल आर्य जी के साथ यहाँ इत्तेफाक से सारे 5 नेता मिल गए हमको। हमने वहीं कहा उनके सामने कई बात, कोई जवाब नहीं। भाई जब आप मेरी धर्मपत्नी का ही अपमान करने में तुल गए, तो मेरे लिए और कोई रास्ता बचा था? आप ही बता दीजिए ना। मैंने इसलिए कहा ना, आत्मसम्मान तो सबसे बड़ी चीज़ है ना। या मैंने पार्टी से बहुत बड़ा फायदा उठाया होता, मेरा काम रुक जाता, तो मैं कहता हाँ भाई मेरे में तो यार मुझे इतना बड़ा खनन का क्रेशर दे रखा है इन्होंने, या शराब का इतना बड़ा लाइसेंस दे रखा है इन्होंने, मैंने तो कभी नहीं कहा इनको मुझे दे दो। क्या मेरी क्वालिफिकेशन यही है कि मैं शराब व्यवसाय नहीं हूँ और मैं खनन व्यवसाय नहीं हूँ और मैं प्रॉपर्टी डीलर नहीं हूँ? ये मेरी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए थी पार्टी में। खांटी का समाजवादी रहा हूँ। बताइए, मेरे पास अपने देहरादून में, मैं 74 में देहरादून में आ गया था। मेरे भाई साहब जूनियर इंजीनियर थे। विकास नगर में मकान बनाया हमने 88 में। 2 बार मेरे भाई साहब वहीं नगर पालिका के मेंबर रहे, 2 टर्म वहीं नगर पालिका के मेंबर रहे। हमने अपनी ठेकेदारी की। भाई साहब ने नौकरी छोड़ी, ठेकेदारी कर दी हमने। हम पार्टी में हमने बहुत कुछ दिया है, दिया था। उसके बाद वो टिकट बाद की बातें हैं। आप भाई जब गजब कर रहे हो, इतना हमारा सम्मान नहीं करोगे? भाई क्यों रहे तुम्हारे साथ? भाई किस लिए रहे? क्या है भाई, क्या दे दिया हमको? आप दो, शराब व्यवसायियों को दो, खनन व्यवसायियों को दो, आप बढ़ाओ आपकी पार्टी, भगवान करे आगे को बढ़े, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। चूंकि हरीश रावत की जब सरकार थी उस वक्त भी आप काफ़ी प्रभावी थे, संगठन में काफ़ी प्रभावी थे, लिहाजा ऐसे में सवाल ये बनता है कि क्या पिछले कुछ वक्त में, चूंकि आप हरीश रावत के भी बेहद करीबी रहे हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री रहे हो चाहे न रहे हो, शुरू से आप उनके बहुत करीबी रहे हैं, तो क्या आपसे ये सवाल पूछा जा सकता है कि हरीश रावत की जो मौजूदा राजनीति है और उत्तराखंड कांग्रेस में उनकी जो मौजूदा स्थिति है उसको किस तरीके से देखा जाए? साहब, मैं आपको बताऊं, हरीश रावत जी के एक अनन्य सहयोगी हैं। कुंजवाल जी से पहले उनका नाम है महेंद्र सिंह महाराज जी, आदरणीय है, मेरे बड़े भाई की तरह हैं। जब मैं पिथौरागढ़ गया 89 में, हरीश रावत जी से चर्चा करने के बाद देहरादून से, मैं वकालत कर रहा था, ये कई मुद्दों में चर्चा हुई, तो मैं पिथौरागढ़ गया, तो मेरा
एसोसिएशन या मेरा कहिए लगाव, क्योंकि हरीश रावत जी के खास आदमी थे, मेरा उनसे जुड़ाव हो गया, मैंने उनके साथ काम किया। जब जो हरीश रावत जी के खास आदमी, जो यहाँ के कृषि मंत्री भी रहे, जब हरीश रावत जी मुख्यमंत्री नहीं बने तो 2012 में उनको राज्यसभा भी भेजा गया, महेंद्र सिंह महाराज जी को। अब आप अंदाज लगा लो कि मैं कितना करीबी रहा हूँगा, इन्हीं बातों से लगा लो। लेकिन जहाँ तक आपने कहा, मेरी कोई शिकायत हरीश रावत जी को नहीं है। मेरी उनके लिए शुभकामनाएं, हाथ जोड़ के प्रार्थना है, भगवान उनको स्वस्थ रखे, वो फिर 27 में मुख्यमंत्री बने, मेरी शुभकामनाएं हैं। मैं कुछ भी इसलिए नहीं बोलना चाहता हूँ कि लोग ये न कहें कि साहब, एक लोग जो कह रहे हैं ना कि एक परसेप्शन बना रहे हैं कि टिकट नहीं दिया इसलिए नाराज हो गया, ये परसेप्शन बना रहे हैं, ये गलत परसेप्शन है मेरे लिए। मेरा आकलन एक टिकट से नहीं हो सकता है। ये टिकट तो कोई, मैंने कहा ना, इतने लोग हैं, मैं खुद ही टिकट तो मैंने तो पैनल बनाए हैं, डॉकेट बनाए हैं मैंने इनके। लेकिन ये परसेप्शन जिससे मुझे बड़ी और गिलानी होती है जब मुझे टिकट से जोड़ा जाता है, जी टिकट नहीं मिला नाराज हो गए। मैंने आपको इतनी कहानी बता दी, जो आदमी 78 से काम कर रहा हो पार्टी में, उसको आप मान सम्मान तो करोगे, उसका कहोगे ना, उसको समझाओगे ना, ये स्थिति है, ये है भैया, ये होता है। आप हम भी तो समझाते हैं। से पहले आपने बड़े नेताओं से मैंने इनको मैसेज किए हैं सबको, करण माहरा को, हरीश रावत को, एक को किए हैं, कह रहा हूँ। क्या रिस्पांस आया? जैसे अगर हरीश रावत की बात करें, क्योंकि बड़े नेता हैं, माननीय अध्यक्ष जी तो आए ना, 2 बार घर पर आए, बनाने की कोशिश की उन्होंने। अब मुझे तो बड़ा भाई मानते हैं, उन्होंने कहा आप साथ छोड़ दोगे तो मेरा क्या होगा। मैंने कहा मैं आपके साथ रह के क्या मुझे मिल जा रहा है बताइए, मैं तनख्वाह तो ले नहीं रहा हूँ पीसीसी से, फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी सेवा कर रहा हूँ, मैं स्वैच्छिक रूप से सेवा कर रहा हूँ। मैंने कहा साहब, मैंने उसके बाद भी उनको मैसेज डाला इस्तीफे के बाद, क्षमा याचना के साथ, मुझे अच्छा लगा आपके साथ काम करके, पूछ लीजिएगा आप, और भविष्य में मेरे लायक कोई भी सेवा होगी, कभी भी होगी, मैं पार्टी लाइन से हटके आपकी व्यक्तिगत रूप से हमारा पारिवारिक संबंध बना रहेगा। मैंने इनको मैसेज डाला, उसमें जिनके मुझे उसके बाद मैंने बताया ना, आदरणीय यशपाल आर्य जी का फ़ोन आया, आदरणीय सह प्रभारी सुरेंद्र शर्मा जी हैं हिमाचल के, उनका मुझे फ़ोन आया, बहुत रिक्वेस्ट की। उन्होंने कहा आप ऐसा काम मत करिए, उन्होंने कहा आप गुस्से में हैं, मैं समझ सकता हूँ आपके साथ अन्याय हुआ, आप मेरे यहाँ आ जाओ का। उन्होंने कहा आप 15 दिन यहाँ रहो, कुछ मत करो, चलो आपका गुस्सा शांत हो आप, लेकिन ये काम मत करो। मैंने कहा मेरे पाप चारा ही नहीं बचा है, मैंने तय कर दिया है, मैं मेंटली प्रिपेयर हो गया हूँ कि मैंने, अच्छा मैं अब आपको दूसरी बात बताऊँ, ये 5 नेता वहीं थे यशपाल जी के घर पे, मैंने इनको वहीं कहा अगर मेरे साथ अन्याय होगा तो मैं पार्टी छोड़ने तक का भी कदम उठा सकता हूं, ये कहा मैंने इन सबको, 5 के 5 नेताओं को। इसके बावजूद नहीं, इसके बावजूद आप लतिया रहे हो मुझको भाई, लात मार के बाहर किया करो, लात मार के, और इससे बड़ी और अपमान और क्या हो सकता है आप बता दो। हरीश रावत ने क्या कहा? मैं देखिए हरीश रावत जी, आपने मुलाकात तो की, उनको मैसेज किया होगा कि मैं जा रहा हूं पार्टी छोड़कर। देखो हरि अनंत हरि कथा अनंत, बड़े अनंत, वो बड़ी की कथा भी अनंता, वो बड़े भाई हैं। मैंने कहा ना मेरी शुभकामनाएं, मैं एक शब्द नहीं बोलूंगा, मेरी शुभकामनाएं है, ठीक है। मैंने कहा ना, मैं ये मान के चलूं कि हरदा ने आपको कोई रोकने की कोशिश नहीं की। मैं कह रहा हूं कि मेरी सेवा में कमी रह गई होगी, हो सकता है। देखिए मैंने आपको एक चीज कही, मैंने कभी कटु शब्दों का इस्तेमाल, लोग मुझे इसीलिए कहते थे कि ये तो बहुत ही पोलाइट है। बिल्कुल, हमने भी यही देखा है। जिस पार्टी के खिलाफ मैं बोलता रहा, उस पार्टी के नेताओं ने आज हमको गले लगाने का काम किया, हमारी सीनियरिटी को माना। ये तो उनका पॉलिटिकल बेनिफिट भी हो सकता है। इनका भी तो पॉलिटिकल बेनिफिट हो सकता था अगर रोकते तो। इनका क्या मेरे रुकने से नुकसान हो रहा था, या मैं इनका क्या नुकसान कर रहा था? तो 18 घंटे काम करने वाला नौकर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रखा पार्टी को, तो क्या नुकसान कर रहा था मैं बताइए। मैंने कभी पार्टी लाइन से हटके बोला? आप ही बता दीजिए, आप वरिष्ठतम पत्रकार हैं और इतने लंबे समय से काम कर रहे हैं और मुझको भी कवर कर रहे हैं। जैसा आपने शुरू में कहा कि पीसीसी में जाते थे तो आप ही मिलते थे, मैंने कभी पार्टी लाइन से हटके बात कही हो?
कभी किसी नेता के खिलाफ कोई बात कही हो, कभी विद्रोह करने की बात कही हो। मैंने कहा 19 का टिकट नहीं मिला, मैं ईमानदारी से काम किया मैंने। 22 में आपने देखा होगा हमने कितनी मेहनत की, कहानी की। आज भी हम मेहनत ही कर रहे थे सुबह शाम तक। जो पार्टी आत्मसम्मान की रक्षा न करती हो, न कर सकती हो, जिनके नेता इन्होंने सोच लिया शायद इनके ही नाम पट्टा होगा उत्तराखंड की राजनीति का, कांग्रेस की राजनीति का, इन 5-6 लोगों के नाम, ये उस पट्टे को भुना खाएं, कुछ भी कर खाएं। मेरी सबको शुभकामनाएं हैं। मैंने कहा ना, जो मेरे से उम्र में छोटे लोग हैं उनके लिए मेरा आशीर्वाद है, भगवान से प्रार्थना है कि वो फले फूले। जहां आप बैठे हैं, कुछ दिनों पहले ही बिट्टू कर्नाटक जी बैठे थे। बिट्टू कर्नाटक जी ने आपके साथ ही पार्टी को अलविदा कहा है। आप दोनों ने एक साथ बीजेपी ज्वाइन की। बिट्टू कर्नाटक से जब हम बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि पार्टी जो है वो रूट लेवल के जो कार्यकर्ता हैं उनसे दूर चली गई है, और जो विधायकों के इर्द गिर्द घूम रहे हैं, उनके काम कर रहे हैं, उनके इर्द गिर्द ही वो चल रही है। आपने भी मयूक मेहर को लेकर सवाल उठाए थे। मयूक मेहर पे कोई कार्रवाई नहीं हुई अब तक। जब तक हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तब तक उन पे कार्रवाई की कोई खबर हमारे पास भी नहीं है, शायद हुई भी नहीं कोई कार्रवाई। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि जिस तरीके से बिट्टू कर्नाटक कह रहे हैं, पार्टी में कुछ ऐसे लीडर हैं जो रूट लेवल के जो कार्यकर्ता हैं उनकी अनदेखी करते हैं, और यही वजह है कि कांग्रेस जो है उसको नुकसान उठाना पड़ता है? निश्चित रूप से आपने ठीक बात कही, बिल्कुल है, ये बात है, आज भी है। मेरी तो अंदर भी लड़ाई होती थी कि आप विधायकों से सब कुछ कराओगे क्या। कोई विधायक, मैं बताऊं आपको, अब ये बड़े राज है ना, मैं इनको, ये राज तो खोले जा सकते हैं। नहीं, अब मैं जिस पार्टी को छोड़ के आ गया ना, खोल सकता था, पार्टी में रहता तो खोल देता मैं। अब तो ये हो जाएगा ना, पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर ये बात कर रहा कह देंगे ना लोग, इसलिए मैं, कई चीजें हैं। पार्टी विधायकों के आगे गिरवी हो गई है, गिरवी रख दिया है। उन्हीं की मर्जी चलेगी, उन्हीं के कहने पे टिकट मिलेंगे, उन्हीं के इशारे पे सब कुछ होगा। आज देखो ना पिथौरागढ़ की क्या स्थिति है, विधायक एक इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा रहा है, हिम्मत नहीं है इनकी कि उनको बाहर कर दें, जबकि उत्तराखंड कांग्रेस कमेटी अधिकृत है किसी विधायक के लिए कार्रवाई करने का। अगर वो एआईसीसी का सदस्य नहीं है और एआईसीसी का पदाधिकारी नहीं है तो प्रदेश कांग्रेस कमेटी बाहर कर सकती है उसको, विधानमंडल दल उसको सस्पेंड कर सकता है। अच्छा, क्यों भारतीय जनता पार्टी ने सस्पेंड नहीं किया क्या विधायक? आप बताइए, चैंपियन को सस्पेंड करके नहीं रख कर दिया था इन्होंने? ये नहीं कर सकते थे कि? ये नहीं करेंगे। विधायकों के आगे ये गिर भी रह चुके हैं और विधायकों की इनकी मजबूरी है। मैं अब उसमें बहुत ज़्यादा बोल के, बिट्टू ने बिल्कुल सही बात की, मैं बिट्टू भाई को सुन रहा था मैं, उन्होंने बहुत चीज़ें के लिए, अब सब जगह यही है कि आप विधायक से ही पूछोगे, विधायक से ही करोगे। दूसरे देखिए, सेकंड लाइन कहाँ आएगी आपके यहाँ, कब आएगी, क्यों आएगी, बिल्कुल कैसे बनेगी? जब आपने ठेके उनको दे दिए हैं, भाई तुम ही जो मर्जी कर खाओ, यही तो पार्टी की गति हो रही। देखिए, सबसे बड़ा सवाल ये था 2014 में हरीश राव जी को पार्टी हाईकमान ने यहाँ मुख्यमंत्री बना के भेजा। ठीक है, कुछ उम्मीदों और अपेक्षाओं के साथ भेजा होगा ना। 2016 की टूट क्यों हुई? हाँ, क्या उस टूट से सबक सीखा इन्होंने? यही मैं जानना चाह रहा हूँ। किसी ने नहीं, मैं सवाल मेरा है अब, उस टूट से सबक ली पार्टी हाईकमान हो, चाहे प्रदेश का नेतृत्व हो, चाहे राष्ट्र का नेतृत्व हो, किसी ने सबक लिया उससे? क्यों आपकी सरकार टूट गई? क्या कारण थे ऐसे भाई? किसी ने कहा, उन बोले कोई? उसके बाद 2017 से 2022 तक कितने नेता पार्टी छोड़ के गए? छोटा कार्यकर्ता, बड़ा कार्यकर्ता, विधायक, मंत्री, कितने छोड़ दी पार्टी? 2022 में कितने लोगों ने पार्टी छोड़ी? 2022 से 24 तक कितने गए इस पार्लियामेंट के चुनाव तक? आपके सिटिंग एमएलए आपकी पार्टी छोड़ के चले गए, भले ही चुनाव आप जीत गए, वो अलग बात है। नहीं, इसकी वजह तो ये भी हो सकती है क्योंकि उनको बीजेपी में ज्यादा फायदा दिख रहा था, सियासी, वो चले गए। आप बताइए क्या फायदा दिखेगा बीजेपी को? कुछ तो वापस भी आ गए आपकी पार्टी में, जब आप थे तो कांग्रेस में वापस आए यशपाल आर्य और हरक सिंह रावत आए ना। किस उम्मीद से आए थे? तो नेता तो वही थे। अरे साहब, एक बात सुनो, उम्मीद थी ना उनको भी कुछ हम करेंगे। आ गए, अच्छी बात है, क्योंकि नहीं खप रहे थे वहां, अच्छी बात है। यशपाल आर्य तो यहाँ 7 साल अध्यक्ष रहे हैं पार्टी के। क्यों
क्यों गए वो, सबसे बड़ा सवाल तो ये है। आगे तो स्वागत है, लेकिन जब गए थे तो क्यों गए थे, किसके कहने, किसकी नाराजगी में गए थे, ये भी तो सवाल है एक बड़ा। और वो नाराजगी किसकी वजह से थी, ये हम समझ नहीं पा रहे अभी तक कि वो नाराजगी किसकी वजह से ठीक थी। है, अब वो सब जानते हैं, आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं। अब खाली मैंने कहा ना, जिस पार्टी को छोड़ दिया, अब मेरी चिंता कांग्रेस नहीं है, अब मेरी चिंता है कि मैं भारतीय जनता पार्टी की कैसे सेवा करूं अच्छा, और बीजेपी किस मजबूती के साथ करूं। मैं जाऊं तो हाँ, उस पार्टी के लोग मुझे कहेंगे नहीं यार, हमारे भाव वर्कर आया है, काम करने वाला आदमी है। बीजेपी ज्वाइन करने का फैसला आपने खुद ही लिया या किसी, जैसे बिट्टू कर्नाटक जी जा रहे थे, उन्होंने आपको कहा कि आप आइए हमारे साथ, हम भी ज्वाइन कर लेते हैं, या खुद ही ज्वाइन किया मैंने आपने? देखो, किसी ने मुझे नहीं कहा, मैंने खुद निर्णय लिया। हमारे साथियों ने बात की, ठीक है, कर्नाटक जी आए, बातचीत हुई, जगत सिंह खाती जी जगत सिंह बात आई हुई। हमने कहा जब यहाँ अपमान ही रखना है, करना है हमारा, इन्होंने सब विधायकों को ही दे रखा है, तो क्या करेंगे भाई, कोई नई शुरुआत करते हैं, नया काम, कुछ और भी अभी आएंगे, देखेगा, अभी तो आएंगे, देख लीजिए आप, थोड़ा बड़ी बात कह रहे हैं, समय का इंतजार करिए, अभी कितने लोग आते हैं, अभी तो बहुत लोग आने वाले हैं। कांग्रेस में फिर टूट होने वाली है, अब बड़ी टूट हो जाएगी, देख लीजिएगा आप, ये इस गलतफहमी में न रहें, बड़ी टूट होगी, आएंगे लोग, प्रयास चल रहा है। ये आप पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर तो नहीं कह रहे कि आप अब बीजेपी मैंने कहा ना, मैं बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, मैंने कहा, इसीलिए तो मैं कुछ बोल ही नहीं रहा हूँ, यही शब्द आ जाएगा, पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर कर रहे हैं। मन बना के बैठे हैं लोग भाषा साहब छोड़ने के लिए, हम जैसे कार्यकर्ता। अब देखिएगा, अब समय आ रहा है। मुख्यमंत्री धामी से आपकी बात हुई थी ज्वाइनिंग से पहले? निश्चित रूप से मैं खुद मिलने गया था। मैंने कहा मैं आपके साथ आना चाहता हूँ, उनका स्वागत है। कोई आश्वासन नहीं, मैंने कोई न शर्त न आश्वासन, पार्टी में काम करेंगे और एक कार्यकर्ता के रूप में काम करेंगे। जब 48 साल में कुछ प्राप्त न हुआ तो आप कैसे कह दोगे कि 48 घंटे में कुछ प्राप्त हो जाए हमको? भाग्य में होगा तो क्या करेंगे अब चूंकि आप बीजेपी में जा चुके हैं, कांग्रेस को आपने इतना लंबा वक्त दिया, दोनों की कार्यशैली में क्या फर्क दिखता है आपको? देखिए, अभी तो मैं समझ ही रहा हूँ साहब, नया नया वहाँ गया हूँ, नया नया गया हूँ, समझूंगा, काम करूंगा, सीखूंगा, कुछ नई चीज़ें सीखूंगा, कुछ अध्ययन करूंगा और उस पार्टी में अपने को पूरी तरह से ढालने की कोशिश करूंगा। लेकिन आइडियोलॉजिकल चेंज कैसे आएगा इतनी जल्दी जोशी जी? क्योंकि देखिए, आप आइडियोलॉजिकल बहुत स्ट्रांग थे, जहां तक मैं जानता हूं, ऐसा है कांग्रेस को लेकर। मैं जैसा नहीं, जब गुलाम नबी आज़ाद इस उम्र में अपनी आइडियोलॉजी चेंज कर सकता है, SM कृष्णा जैसे लोग कर सकते हैं, विजय बहुगुणा जी जैसे लोग कर सकते हैं, यशपाल आर्य जी कर सकते हैं, प्रीतम सिंह जी कर सकते हैं, कई लोग रह गए हैं भाजपा में। आइडियोलॉजी कोशिश करेंगे भाई, क्या करेंगे, भावनाओं को मारना पड़ेगा ना। नया, अब तो मैंने अपने आप को सोच लिया कि वो पुराना मथुरादत्त मर गया, समाजवादी जो कांठी का समाजवादी था, ठीक है, खत्म, लेफ्टिस्ट था, मेरा भी तो अपना एक वो था। अब आप राइटिस्ट हो गए, राइटिस्ट बनने की कोशिश कर रहे हैं। कोशिश करेंगे राइटिस्ट बनने की, अभी तो बने नहीं है, अभी तो गए ही हैं, कोशिश करेंगे अच्छा, वो विजय बहुगुणा जी के समय में क्या हुआ था, क्यों नाराज हो गए थे? आपको पूरा पता है कि वो कैसे नाराज हुए? सब पता है, मैंने कहा ना, मैंने एक ये चीजें पार्टी हाईकमान को सोचनी है, पार्टी के प्रदेश नेतृत्व को तय करना था। अब वो बातें पुरानी होगी ना, उन बातों को कह के कोई फायदा नहीं है। अब तो आप आगे की बात करें, मैंने कहा ना, मैं जो होना वो हो गया है, मैं तो बीजेपी में आ गया। अब केवल एक ही बात हो सकती है कि भाजपा को, वैसे तो भाजपा विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, हमारे जाने से बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ना है। हम तो एक गिलहरी के तरह अपना योगदान उस पार्टी को मजबूत करने में कर सकते हैं। जितना हमारी ताकत होगी, जितनी हमारी शक्ति होगी, वो हम करेंगे। वो होगा तो अच्छा लगेगा हमको भी कि हमने भाई अंतिम समय में आत्मसंतुष्टि हो जाएगी हमारी भी कि हमने कुछ किया है। देखिए, आइडियोलॉजी की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अभी तक आप गांधी के बताए रास्ते पर चल रहे थे। बिल्कुल ठीक करें साहब, मैंने कहा ना, मैं तो था ना, लेकिन अब आप सावरकर के बताए सिद्धांतों पर चलेंगे। वक्त के अनुसार समय के अनुसार बदलाव लाना भी कभी कभी जरूरी होता है। अब जब आई सियासत के अनुसार कहें, सियासत नहीं, वक्त सियासी फायदे के अनुसार, कोई सियासी फायदा नहीं। मैंने, अब आप बता लो ना, मैंने कहा ना, मथुरादत्त जोशी कहा
48 साल में कांग्रेस की राजनीति करने के बाद देखिए, मैंने आदरणीय गुलाब सिंह जी का भी काम किया, आदरणीय ब्रह्मदत्त जी का भी काम किया, मैं तो बड़े बड़े लोगों के साथ रहा हूँ। पंडित नारायण तिवारी जी का भी काम, उनके साथ भी मैंने सीखा है, बहुत कुछ सीखा है। और हरीश रावत जी के क्या मैंने फ़ायदा उठाया बताइए। इस देहरादून में मैं 48 साल में मकान नहीं बना पाया हूँ, मेरे पे कोई प्रॉपर्टी नहीं है। कर ले, खुली किताब है ये, कोई किसी का लालच नहीं, कोई किसी का कुछ। मैंने कहा ना, मैंने कोई ऐसा काम नहीं मैं किया। आइडियोलॉजी की बात इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि अब तक आप गांधी के बताए रास्ते पर चल रहे थे, फिर सावरकर की ओर जाना, और फिर जैसे नहीं, फिर आपसे अगर पूछा जाए, मैंने बिट्टू जी से भी पूछा था, ये आपका कि आप गोडसे को फिर किस तरीके से देखेंगे? देखिए, ये आपकी एक बात होगी, लेकिन गांधी गांधी हैं, गांधी तो गांधी रहेंगे ना। बाकी देखेंगे क्या, जब जैसा मौका आएगा वैसा करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। हम तो, अब आपकी बात ठीक है कि भाई भावनाओं को मारेंगे, करेंगे। जब पार्टी ने हमारा गला घोट दिया, जिस पार्टी में हम थे उसने हमारी भ्रूण हत्या ही कर दी थी और हमको गला दबा के बाहर कर दिया, तो मरा हुआ ही समझ लिया। तो उस मुझे लगता है कि करण महरा एक ऐसे अध्यक्ष हैं जो शायद सबसे युवा अध्यक्ष हैं अभी तक के, और आप उनके साथ काम कर रहे थे। बिल्कुल कर रहा था। उनका कामकाज कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। मैंने तो लिखा ना, उनको मैसेज किया है, अच्छा लगा आपके साथ काम करके। हो सकता है मेरी औरों की तुलना में, और अध्यक्ष रहे, किशोर उपाध्याय रहे, मैं देखो, मुझे सबके साथ काम करने का सौभाग्य मिला। मैंने कहा ना, हरीश रावत जी का भी तो प्रवक्ता रहा, यशपाल आर्य जी ने भी प्रवक्ता बनाया, किशोर उपाध्याय जी ने मुख्य प्रवक्ता बनाया, अच्छी अच्छी कमेटी में भी रहा, प्रीतम सिंह जी के साथ भी कुछ सालों के लिए मुख्य प्रवक्ता रहा। गणेश गोदियाल जी आए तो उनका महामंत्री संगठन था, और करण महरा जी आए तो उन्होंने मुझे उपाध्यक्ष प्रमोशन किया, मेरा उपाध्यक्ष संगठन मुझे बना दिया, प्रशासन भी बना दिया। काम करके दिया है काम, हमने तो ईमानदारी से काम किया जिसके साथ भी रहे। मैंने कहा ना, मुझे तो 2002 से ही दुत्कारते चले गए ना मुझे। अब वो चीज़ें मैंने कहा क्यों खाली, अब यही तो बात फिर घूम फिर के वही आ जा रही है। सवाल शायद थोड़ा अर्ली हो सकता है क्योंकि अभी अभी आप बीजेपी में आए हैं, लेकिन जिस तरीके से हरक सिंह रावत, यशपाल आर्य वापसी कर गए, साल 2 साल 3 साल के बाद, 5 साल के बाद वो वापसी कर गए, क्या हम ये सोचे कि क्या कोई रास्ता आपके लिए भी बचा होगा कि आप कभी कांग्रेस में वापसी करेंगे? अब तो देखिए 64वें साल में चल रहे, जिंदगी कितनी रह जाएगी। कलयुग की आयु तो लगभग खत्म है। अब जितने साल जिंदा हैं उतने साल निश्चित रूप से भाजपा की सेवा करेंगे और ईमानदारी से करेंगे। मैं तो जहाँ जाता हूँ ईमानदारी से काम करता हूँ, कर्मठता से काम करता हूँ, पूरे समर्पित भाव से काम करता हूँ। मैं उसको राजनीति से जोड़ता ही नहीं हूँ और बिल्कुल समर्पित भाव से काम करेंगे और पूरी शिद्दत से, पूरी मेहनत से काम करेंगे। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो गीता को पढ़ने वाले लोग हैं, ब्राह्मण लोग हैं, सुबह शाम संध्या पूजा करते हैं, गायत्री का जाप करते हैं, जो होगा देखा जाएगा। लेकिन दुख इस बात का वो रहेगा, जिस पार्टी में इतने साल काम किया उस पार्टी के नेताओं ने हमको निकम्मा समझा और हमको लात मार के बाहर किया, ये तकलीफ मन में जरूर रहेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कार्यकाल, आप तो अब तक कुछ दिनों पहले तक उनकी आलोचनाएं करते रहे हैं, लेकिन अब किस तरीके से देखिए? आलोचना मैं उस पार्टी में था, कर रहा था, लेकिन पुष्कर सिंह धामी जी का ही व्यक्तित्व है जिसने मुझे भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने के लिए प्रेरित किया, एक बात। दूसरा, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का एकात्म मानववाद, अंत्योदय, अंतिम छोर में बैठे हुए व्यक्ति के चेहरे में मुस्कान लाना। कुछ चीज़ें हैं भाजपा में भी, ऐसा नहीं है कि हम बुराई करें। और जिस तरीके से धामी जी के नेतृत्व में विकास की गंगा बह रही है, तमाम काम हो रहे हैं प्रदेश के। अभी देखिए 3 दिन पहले माननीय प्रधानमंत्री जी से मिलने गए थे, हम तो उनका भी धन्यवाद करेंगे कि उत्तराखंड के बारे में जो प्रधानमंत्री जी का लगाव है। केदारनाथ आए, पूरे केदारनाथ में कितना डेवलपमेंट हुआ है आप बताइए। आदि कैलाश और ओम पर्वत माननीय प्रधानमंत्री जी के तब से कुमाऊं की आर्थिकी में बड़ा बदलाव आ रहा है और ये सब आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी के किन प्रयास से हो रहा है। प्रधानमंत्री जी अभी गए हैं, तमाम हमारी जो जल विद्युत परियोजनाएं जो
बन पड़ी थी, जो जिन पर काम ही नहीं हो रहा था, आज ही के उसमें है कि पानी प्रधानमंत्री जी से स्वीकृति मिल रही है, रेलवे के प्रोजेक्ट चल रहे हैं तमाम। तो विकास जब होगा, काम जब होगा, निश्चित रूप से धामी जी माने कि कांग्रेस सरकार में विकास थोड़ा बाधित था। नहीं, मैं कतई नहीं कर रहा हूँ बाधित था, मैं अब उसमें पुरानी बातों में तो मैं जाऊंगा ही नहीं। रेलवे लाइन का तो शिलान्यास जो है बहुत पहले हो गया था। नहीं, वो बनी अलग, नहीं, लेकिन वो अलग चीजें हैं। आज जो काम हो रहा है, वर्तमान की हम बात कर रहे हैं। मैंने कहा ना, अब अतीत में जाऊंगा तो फिर कहेंगे साहब पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर ये बात कर रहा है। मैंने कभी किसी के लिए कटु नहीं बोला। आप देख लीजिएगा, धामी जी चीफ मिनिस्टर रहे, मैंने आलोचना करने का हमें अधिकार है, सबको है। लोकतंत्र में विपक्षी दल आलोचना नहीं करेगा तो क्या करेगा? मैं था, मैं अपने कर्तव्य का निर्वाह कर रहा था। अच्छा, लेकिन आखिरी सवाल आपसे, जोशी जी। काम के मामले में जो उनके चेहरे पर मुस्कुराहट है, जो उनके चेहरे में तप है, जो उनके चेहरे में ये दिखता है कि उनको उत्तराखंड के लिए कुछ करने की ललक है, उत्तराखंड के प्रति जो उनका समर्पण है आदरणीय धामी जी का, वो निश्चित रूप से उन्होंने मुझको तो प्रेरणा दी है। मैं आकर्षण उन्हीं से मिला है, ये जो शक्ति मिली, जो उनसे प्रेरित होने का मौका मिला। मैंने कहा भाजपा ही ज्वाइन की जाए, और निश्चित रूप से हमने भाजपा ज्वाइन की, और खुशी खुशी की, ना कोई शर्त, ना कोई लालच, पार्टी की सेवा करेंगे, प्रदेश में जो हमसे बन पड़ेगा वो करेंगे। आखिरी सवाल, इसमें दो सवाल हैं। आप चूंकि लंबे समय तक कांग्रेस में रहे हैं, लिहाजा कांग्रेस को बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं, और कांग्रेस थिंक टैंक भी शायद आपकी जो मैं सवाल पूछूंगा वो आपका जो जवाब होगा उसको सुनना चाहेगा। आखिर आपको क्यों लगता है कि कांग्रेस पिछले कुछ वक्त में कमजोर हुई है, खासतौर पे उत्तराखंड में? इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? कुछ नेताओं की वजह से हुआ? दूसरा इसी में सवाल है कि ये कमजोर कड़ी कौन है, उस कमजोर कड़ी को क्या अभी हम पहचान पाए हैं, और क्या 2029 में कांग्रेस के लिए कोई संभावनाएं बन सकती हैं? देखिए साहब, बहुत अच्छा सवाल आपका भी है। यही सवाल तो मैं भी कर रहा हूँ जो आप सवाल कर रहे हैं। आपको बेहतर पता होगा। मुझे बिल्कुल बेहतर पता है, लेकिन ये पार्टी को रसातल में पहुंचाने में लगे हुए हैं। कौन है वो? अब वो उस पार्टी का काम है, हमें कोई दिक्कत नहीं। और जहां तक आपने कहा 2027 में यही स्थिति रही, 2027 के 2032 तक कोई संभावनाएं नहीं है, और धामी जी के नेतृत्व में ये प्रदेश आगे बढ़ेगा, और 2027 में भी उन्हीं के नेतृत्व में सरकार यहाँ पर आएगी, बीजेपी की सरकार आएगी, और उन्हीं के नेतृत्व में ये प्रदेश आगे बढ़ेगा। ये मैं लिख के, आप कहें तो मैं लिख के भी देने को तैयार हूँ। ये स्थिति हो रही है, और उसका कारण है हम जैसे कार्यकर्ताओं को आप लतियारे। मेरे जैसे तो हजारों कार्यकर्ता, मैं तो एक नमूना था, क्योंकि वहाँ बैठा हुआ था, इसलिए मुझे आपने वो कर दिया, मैं इसलिए लगा। ये आपकी ज़्यादा नवाजी है, ये आप लोगों का कि मेहरबानी मेरे ऊपर है कि इतने लंबे समय से आप लोग मुझे कवर कर रहे हैं, आप लोगों ने मुझे इतना मान सम्मान दिया। सारे आपके इस लोकप्रिय चैनल के माध्यम से समस्त पत्रकार बंधुओं को हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देना चाहता हूँ, चाहे प्रिंट के हों, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हों, चाहे यहाँ के हों, चाहे दिल्ली के हों। कितने लोगों के फ़ोन मुझको आए, बड़े बड़े नेताओं के फ़ोन भी मुझको आए, लेकिन दुर्भाग्य कहिए ना, जिसके लिए काम कर रहे हैं, जब वो लोग हमारा आकलन नहीं कर सकते हैं तो उस पार्टी में रहने का कोई अब नैतिक आप कहिए कि मेरी कोई इच्छा नहीं है। नैतिकता कहती है मैं वहां रहूं? आप बता दीजिए। ये सोचना उस पार्टी का काम है, उस पार्टी के नेताओं का काम है। आप देखना नगर निकाय में क्या स्थिति रहेगी, मैं बता रहा हूं आपको। 11 में से एक भी निगम नहीं मिलेगा, देख लीजिएगा जो स्थिति है। और रखो, सारे विधायकों को दो, विधायक उम्मीदवारों को दो, पट्टे दे दो ना उनको पार्टी चलाने का। गुट देखिए कितने हैं। एक चिड़ी ये भी तो थी मेरे से सबसे बड़े बड़े नेताओं की कि मैं करण मेहरा का काम क्यों कर रहा हूं। अब ये बातें देखिए कह के कोई फायदा नहीं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि फिर वही बातें विवाद हो जाता है। इससे बढ़िया ये है कि मैंने एक ही शब्द कहा कि सारे बड़ों को मेरी शुभकामनाएं, और छोटे जो मेरी से उम्र छोटे हैं उनको आशीर्वाद, उनको शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बैठने के लिए, जुड़ने के लिए, और इतना लंबा वक्त देने के लिए। लेकिन कई अहम बातें जिसमें मथुरा दत्त जोशी जी साफ तौर पे कह रहे हैं कि शायद
कांग्रेस को, खासतौर पर उत्तराखंड कांग्रेस को अपनी कमजोर कड़ियों को पहचानना होगा, वरना भविष्य में और बड़ी टूट हो सकती है। ये शायद एक अलार्मिंग हो सकता है, अलार्मिंग बेल हो सकती है उत्तराखंड कांग्रेस के लिए। फिलहाल आज के लिए इतना ही। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। नमस्कार।